दोस्तों, आज हम जिस शख्स की आत्मकथा के बारे में बताने जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पिता कहे जाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। हर भारतीय को इस महापुरुष की जीवनी पढ़नी चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म 6 जनवरी 1706 को मिल्क स्ट्रीट, बोस्टन में हुआ था। उनके पिता जोसियस फ्रैंकलिन जानवरों की चर्बी का व्यापार करते थे। जोसियस फ्रैंकलिन ने 2 शादियां की थी और उनसे जन्मी 17 संतानों में बेंजामिन सबसे छोटे थे। 10 वर्ष की उम्र में ही उन्हें स्कूली शिक्षा समाप्त करनी पड़ी और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रशिक्षु के रूप में अपने भाई जेम्स फ्रैंकलिन के प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करना आरंभ कर दिया। जेम्स फ्रैंकलिन द्वारा न्यू इंग्लैंड करेंट नामक जर्नल प्रकाशित किया जाता था। आगे चलकर बेंजामिन उस जर्नल के संपादक हुए, लेकिन दोनों भाइयों में विवाद हो जाने की वजह से बेंजामिन वह काम छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए और अक्टूबर 1723 में वे फिलाडेल्फिया पहुंचे। वहां शीघ्र ही उन्हें एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी लग गई, जहां कुछ ही महीने काम करने के पश्चात गवर्नर किथ ने उन्हें किसी कारोबार के सिलसिले में लंदन जाने के लिए राजी कर लिया। किंतु लंदन पहुंचकर उन्होंने पाया कि गवर्नर किथ के वादे खोखले थे और उन्होंने वहीं पुनः किसी प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। बाद में डेनमन नामक एक व्यापारी के आग्रह पर वे फिलाडेल्फिया लौट आए और उसके व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। डेनमन की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपना स्वयं का प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और द पेंसिल्वेनिया गजट का प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने उस पत्र में स्वलिखित अनेक निबंध प्रकाशित किए और उसे अनेक स्थानीय सुधारों हेतु आवाज़ उठाने का माध्यम बनाया। सन 1732 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध पुअर रिचर्ड्स एल्मेनक जारी किया, जिसके माध्यम से उठाई गई सारयुक्त आवाज़ों के कारण उन्होंने अच्छी ख्याति अर्जित की। 1758 में उन्होंने अल्मेनक में स्वयं के लेखों का प्रकाशन रोक दिया। उन्होंने उसमें फादर अब्राहम शर्मन को छापना प्रारंभ किया, जिसे औपनिवेशिक अमेरिका में साहित्य का प्रसिद्ध हिस्सा माना जाता है। इस दौरान फ्रैंकलिन ने स्वयं को ज़्यादातर जनता के मुद्दों से जोड़ लिया। उन्होंने एक अकादमी की योजना तैयार की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। आगे चलकर यही अकादमी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में तब्दील हो गई। वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े लोगों द्वारा उनकी खोजों के विषय में चर्चा हेतु मंच तैयार करने की दिशा में उन्होंने अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने स्वयं भी विद्युत से संबंधित अनेक अनुसंधान किए। राजनीति में जहां उनमें एक कुशल प्रशासक की छवि देखी गई, वहीं नौकरियां में भाई भतीजावाद जैसे मुद्दों के कारण वे विवादग्रस्त भी रहे। घरेलू राजनीति में डाक संबंधी सुधार उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवा थी, किंतु एक राजनीतिज्ञ के रूप में ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस के साथ उपनिवेशों से संबंधित सेवाएं उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार साबित हुई। सन 1757 में उपनिवेश की सरकार में पेंस के प्रभाव का विरोध करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने जनता एवं इंग्लैंड मंत्रालय को औपनिवेशिक दशाओं की जानकारी देते हुए 5 वर्ष बिताए। अमेरिका लौटकर उन्होंने पैक्सटन मामले में सम्माननीय भूमिका निभाई, जिसकी वजह से उन्हें असेंबली में अपनी सीट भी गंवानी पड़ी। सन 1764 में पुनः उन्हें उपनिवेश के एजेंट के रूप में इंग्लैंड भेजा गया, किंतु इस बार उन्हें राजा से दलालों के हाथ से सत्ता छीनने हेतु अनुरोध करने का कार्य सौंप गया था। लंदन में सक्रिय रूप से उन्होंने स्टैम्प एक्ट, डाक अधिनियम का विरोध किया, लेकिन अपने एक अमेरिकी मित्र को स्टाम्प एजेंट का पद हासिल कराने के सिलसिले में उन्हें इस श्रेय से हाथ धोना पड़ा। 1767 में जब वे फ्रांस से गुजरे तो उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया, किंतु 1775 में अपनी स्वदेश वापसी से पूर्व ही हॉकिंस एवं ओलिवर के ऐतिहासिक पत्र की जानकारी मैसाचुसेट्स को उपलब्ध कराने के आरोप में उन्हें मास्टर की हैसियत से हटा दिया गया। फिलाडेल्फिया लौटने पर उन्हें कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का सदस्य चुना गया और वर्ष 1777 में संयुक्त राज्य अमेरिका के आयुक्त कमिश्नर के रूप में फ्रांस भेज दिया गया। वहाँ वर्ष 1785 तक रहकर उन्होंने अपने देश का कामकाज बड़ी कुशलता एवं बुद्धिमत्तापूर्वक निभाया। अंततः जब वे स्वदेश लौटे तो अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए जॉर्ज वाशिंगटन के बाद
उन्हें दूसरा स्थान अर्जित करने का श्रेय हासिल हुआ। 17 अप्रैल 1790 को उनका देहावसान हुआ। सन 1771 में उनकी आत्मकथा के 5 अध्याय इंग्लैंड में लिखे गए, जिन्हें 1784 से 1785 में पुनः आरंभ किया गया। तत्पश्चात सन 1788 में इसे 1757 तक की घटनाओं तक लाया गया। काफ़ी जद्दोजहद के पश्चात उनकी हस्तलिपि को मौलिक रूप में अंततः जॉन बिगेलो द्वारा मुद्रित किया गया और इसके मूल्य की मान्यता में औपनिवेशिक दौर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक तथा दुनिया की महान आत्मकथाओं में से एक के रूप में इनकी पुनः प्रस्तुति की जा रही है। मेरी आत्मकथा प्रिय बेटे, मुझे सदा अपने पूर्वजों के छोटे छोटे किस्सों की जानकारी मिलने पर खुशी हुई है। जब तुम मेरे साथ लंदन में थे तो मैंने अपने रिश्तेदारों के विषय में तुमसे प्रश्न पूछे थे और इसी विशेष उद्देश्य से ही मैं तुम्हारे पास आया था। मैं सोचता हूँ तुम्हें मेरे जीवन की परिस्थितियों के विषय में, खासकर जिनसे तुम परिचित भी नहीं हो, जानना तुम्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि वर्तमान में मेरे गांव प्रवास के दौरान सप्ताह भर का व्यवधानहीन समय है, इसलिए मैं उन बातों को तुम्हारे लिए लिखना चाहता हूँ। उन बातों को लिखे जाने के और भी कुछ कारण हैं। गरीबी और गुमनामी जिनमें मैं पला बढ़ा से उभर कर मैंने दुनिया में समृद्धि और कुछ शोहरत हासिल की है। जीवन में अब तक की यात्रा के दौरान मेरे हिस्से में जो खास खुशी मुझे हासिल हुई, कुछ कारगर साधन मैंने प्रयुक्त किए और जो ईश्वर की कृपा से कामयाब भी हुए, इन सभी बातों के बारे में मेरी आने वाली पीढ़ियां जानना चाहेगी, क्योंकि ये बातें उनकी अपनी परिस्थितियों के अनुकूल एवं अनुकरणीय हो सकती हैं। इन बातों को स्मरण करते करते कभी कभी मैं सोचने लगता हूँ कि यदि मुझे मौका मिले तो पुनः अपनी वही ज़िंदगी जीने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, किंतु मैं इसी जीवन की फिर से शुरुआत करने में उसी लाभ की गुजारिश करूँगा जो एक लेखक को अपनी पुस्तक के दूसरे संस्करण के दौरान मिलता है, जिसमें वह प्रथम संस्करण के दौरान हुई गलतियों को दूर तक लेता है। यदि ऐसा होता तो इस जीवन की गलतियों को सुधारने के अलावा कुछ अनर्थकारी घटनाओं को भी मैं बदल देता, जिससे कि यह जीवन औरों के लिए ज़्यादा लाभदायक बन पड़ता। क्योंकि जीवन की ऐसी कोई पुनरावृत्ति संभव नहीं होती, इसलिए अधिकतर लोगों को अपने जीवन के संस्मरणों को लिखकर जीने का ही एकमात्र विकल्प महसूस होता है। और इस कार्य को शुरू करते हुए मैं भी सामान्यतः ऐसे वृद्ध लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति अपना रहा हूँ, जब वे स्वयं की और अपने बीते समय की बातें करते हुए थकते नहीं हैं। किंतु इस प्रवृत्ति को अपनाते हुए मैं कम से कम किसी के लिए ऐसी स्थिति पैदा नहीं करूँगा जिससे अन्य वृद्ध लोगों की तरह मेरी उम्र का सम्मान करते हुए लोगों को मेरी बात सुननी ही पड़े, क्योंकि इसे पढ़ना या न पढ़ना इनकी इच्छा पर निर्भर होगा और अंततः मैं इसे स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि इससे मेरे इनकार करने पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि शायद अपने दंभ की बहुत ज़्यादा मैं तुष्टि भी करूँ। ज़्यादातर लोग दूसरे के दंभ को पसंद नहीं करते, भले ही यह स्वयं उनमें कितना भी क्यों न हो, लेकिन मैं इसे इतना भी गलत नहीं मानता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इससे धारक में कुछ अच्छाइयाँ उत्पन्न होती है। इसलिए कुछ मामलों में किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य ऐशो आराम के साथ साथ उसके दंभ के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देना पूरी तरह मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता। और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ कि अपने बीते जीवन काल में उसी को प्रेरणा और अनुकंपा से मैंने वे साधन प्रयोग में लिए जिनसे मुझे सफलता और खुशी हासिल हुई। मेरा यही विश्वास है कि अभी भी यह अनुकंपा मुझ पर बनी रहेगी, जिससे मेरी खुशियाँ जारी रहे या दुर्भाग्य के चक्र प्रारंभ होने पर मुझ में उनसे लड़ने का साहस बरकरार रहे। मेरे एक अंकल परिवार से जुड़ी बातें संग्रहित करने में मेरी तरह ही उत्सुक थे। एक बार उन्होंने मुझे कुछ नोट्स दिए जिनमें हमारे पूर्वज से संबंधित अनेक विवरण उपलब्ध थे। इन्हीं नोट्स से मुझे मालूम हुआ कि हमारा परिवार लगभग 300 वर्षों से एक्टॉन
गांव में ही रहा और उसे ज्ञात नहीं कि कितने समय से लगभग 30 एकड़ के मालिकाना हक में वे काबिज रहे। शायद यह तभी से था जब राज्य में सभी परिवारों ने अपने अपने उपनाम ग्रहण किए और उन्होंने भी फ्रैंकलिन उपनाम ग्रहण किया, जो पहले लोगों के एक वर्ग का नाम था। जब मैंने एकटाउन गांव के रजिस्टरों की जांच की तो मुझे वर्ष 1555 से अपने पूर्वजों के जन्मों, विवाहों एवं अंतिम संस्कारों की जानकारी मिली। इसके पूर्व इस गांव में ऐसे अभिलेखों के रजिस्टर नहीं रखे जाते थे। इसी रजिस्टर से मुझे ज्ञात हुआ कि मैं 5 पीढ़ियों पूर्व के सबसे छोटे बेटे का सबसे छोटा बेटा था। मेरे दादाजी का नाम थॉमस था। उनका जन्म सन 1598 में हुआ था। वे एकटाउन में तब तक रहे जब तक कि बहुत वृद्ध नहीं हो गए। अब चूंकि वे अपना कारोबार संभालने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए वे अपने पुत्र जॉन के साथ रहने के लिए बॉर्न ब्यूटी ऑक्सफोर्डशायर चले गए, जहां वह रंगरेज का काम करता था। उनका दादाजी देहावसान भी वहीं हुआ और उन्हें वहीं दफनाया गया। हमने सन 1758 में उनकी कब्र देखी। उनका सबसे बड़ा बेटा थॉमस एकटाउन में एक मकान में रहता था। उसने वह मकान और ज़मीन उसकी एकमात्र संतान एक बेटी के लिए विरासत में छोड़ी। बाद में उसकी बेटी ने अपने पति, जिसका नाम फिशर था और वह वेलिंग बारो का निवासी था, के साथ मिलकर मिस्टर आइस्टेड को उसे बेच दिया। मेरे दादाजी के 4 बेटे थे, थॉमस, जॉन, बेंजामिन एवं जोशिए। मेरे सामने रखे हुए कागजातों से जितना संभव है मैं उनके विषय में चर्चा करूंगा, और यदि मेरी अनुपस्थिति मृत्युपरांत में ये कागजात सलामत रहे तो तुम्हें स्वयं इसमें से कुछ और जानकारी हासिल करने में मदद मिल सकती है। थॉमस को उसके पिता द्वारा लुहार के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, किंतु प्रतिभावान होने के कारण और उस गांव के एक भद्र पुरुष एस्क्वायर पामर द्वारा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर उसने स्वयं को एस्क्रिवेनर व्यवसाय के लिए तैयार कर लिया। वह काउंटी में एक प्रमुख व्यक्ति बन गया। वह काउंटी में जनता की भावनाओं से जुड़े उद्यमों हेतु प्रमुख प्रस्तावकर्ता हो गया। 6 जनवरी 1702 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके जीवन और चरित्र के विषय में जो जानकारी हमें एकटाउन के कुछ वृद्ध लोगों से प्राप्त हुई, उससे मुझे याद है कि तुम एकदम विस्मित हो गए थे, क्योंकि यह बहुत हद तक मेरे जीवन एवं चरित्र से मिलती जुलती थी। जॉन को, मेरा मानना है, उनके रंगरेज के व्यवसाय हेतु प्रशिक्षित किया गया था। बेंजामिन को रेशम के रंगरेज का प्रशिक्षण दिया गया था और वह लंदन में बतौर प्रशिक्षु कार्य कर रहा था। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मुझे यह अच्छी तरह याद है क्योंकि जब मैं बच्चा था तब वह बोस्टन में हमारे घर आया था और कुछ वर्षों तक हमारे साथ रहा। उसने एक लंबा जीवन काल बिताया। उसका पोता सैमुअल फ्रैंकलिन अब बोस्टन में रहता है। उसने अपनी कुछ छोटी छोटी कविताएं लिख छोड़ी थी, जिसमें उसके मित्रों एवं संबंधियों को संबोधित किया गया था। उसने अपना स्वयं का आशुलेख शॉर्ट हैंड तैयार किया था, जिसे उसने मुझे सिखाया भी था, लेकिन अभ्यास की कमी के कारण मैं उसे भूल गया। मेरा नामकरण इन्हीं अंकल के नाम से हुआ। इसकी एक वजह यह थी कि मेरे पिता और उनके बीच काफ़ी प्रेम था। वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और प्रतिष्ठित उपदेशकर्ताओं के प्रवचन न केवल सुनते थे बल्कि अपने आशुलेख के प्रयोग से उन्हें लिख लिया करते थे। इस तरह उन्होंने इसके कई ग्रंथ तैयार कर लिए थे। उनकी राजनीति में भी काफ़ी रुचि थी। हाल ही में लंदन में प्रमुख पेलेंटो से उनके द्वारा संकलित किया गया संग्रह मेरे हाथ लगा, जो कि सन 1647 से 1717 तक के आम विवरण से संबंधित था। पुरानी पुस्तकों का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति जिससे मैं कभी कभार कुछ पुस्तकें खरीदता था, यह संग्रह मुझे प्राप्त हुआ था। मुझे लगता है कि अब से 50 वर्ष पहले जब मेरे अंकल यहाँ से अमेरिका गए तभी उन्होंने इसे यहाँ छोड़ दिया होगा। हमारा यह गुमनाम परिवार पहले धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन और क्वीन मेरी के शासनकाल में प्रोटेस्टेंट आंदोलन का अनुयायी रहा, क्योंकि पोपवाद, पोपरी के विरुद्ध उनके उत्साही रवैये से सताए जाने का खतरा खड़ा हो जाता था। उनके पास एक अंग्रेजी बाइबल थी, जिसे छिपाकर एवं सुरक्षित रखने के लिए एक जॉइंट स्टूल के नीचे व बीचों बीच इसे चिपका कर रखा गया था। मेरी दादी माँ इसे परिवार को पढ़कर सुनाने के लिए इस जॉइंट स्टूल को
अपने घुटनों पर रखकर उसके पृष्ठ पलटा करती थी। इस दौरान बच्चे में से कोई एक दरवाजे पर खड़ा होकर आध्यात्मिक अदालत से संबंधित अधिकारी ऑपरेटर के आने की सूचना देने के लिए सतर्क रहता था। उसके आने की स्थिति में ज्वाइंट स्टूल को उल्टा करके पाए पर रख दिया जाता था, जिससे बाइबल इसके नीचे यथावत छिपी रहती थी। मुझे यह बात मेरे अंकल बेंजामिन से मालूम हुई। परिवार चार्ल्स द्वितीय के शासन के अंत तक चर्च ऑफ इंग्लैंड से लगातार जुड़ा रहा। इस दौरान कुछ मंत्रियों को नॉर्थ एनपटनशायर में गोपनीय बैठक आयोजित करने के कारण अपदस्थ कर दिया गया। बेंजामिन और जोशिए जीवन पर्यंत उन्हीं से जुड़े रहे। बाकी परिवार एपिस्कोपल चर्च के साथ हो लिए। मेरे पिता जोशिए ने कम उम्र में शादी की थी। वे लगभग 1682 में अपने 3 बच्चों के साथ न्यू इंग्लैंड चले गए। पहली पत्नी से वहां उनके 4 बच्चे हुए। इसके पश्चात उनकी दूसरी पत्नी से 10 बच्चे पैदा हुए। मुझे याद है हम में से 13 एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर भोजन किया करते थे। आगे चलकर सभी बड़े हुए और उनकी शादियां हुई। मैं उन सभी में सबसे छोटा था। मेरा जन्म बोस्टन न्यू इंग्लैंड में हुआ था। मेरी माँ मेरे पिता की दूसरी पत्नी का नाम एवीए फोल्जर था। वे पीटर फोल्जर की बेटी थी, जो कि न्यू इंग्लैंड के शुरुआती बाशिंदों में से एक थे। उनके बारे में कॉटन मैदर द्वारा लिखित चर्च इतिहास मैग्नेलिया क्रिस्टी अमेरिकाना में अनेक सम्मानजनक विवरण दर्ज है, जैसे कि वे देवता की तरह एवं विद्वान व्यक्ति थे। मैंने सुना है कि वे पीटर फोल्जर कुछ सामयिक लेख भी लिखते थे, किंतु उनमें से केवल एक ही लेख प्रकाशित किया गया था, जिसे मैंने कई वर्षों बाद अभी देखा। इसे सन 1675 में लिखा गया था तथा इसमें शासन से सरोकार रखने वाले लोगों को संबोधित किया गया था। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता को दर्शाते हुए तत्कालीन शासन द्वारा सताए जा रहे लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता है। मैंने पाया कि यह लेख भद्र खरेपन एवं पौरुषपूर्ण स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति था। मेरे सभी बड़े भाइयों को अलग अलग व्यवसायों में बतौर प्रशिक्षु संलग्न किया गया था। 8 वर्ष की उम्र में मुझे ग्रामर स्कूल में दाखिल कराया गया। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं चर्च में अपनी सेवाएं दूं। पढ़ने की मेरी तीव्र तत्परता एवं अपने मित्रों में मेरी होनहार होने के मशविरों के कारण मेरे पिता इस उद्देश्य के लिए प्रोत्साहित हुए थे। बेंजामिन अंकल ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी। उन्होंने उन सभी उपदेश ग्रंथों को मुझे सौंपने का प्रस्ताव किया, जिन्हें उन्होंने अपने आशुलेख का प्रयोग करके तैयार किया था। ग्रामर स्कूल में अभी मैंने 1 वर्ष भी पूरा नहीं किया था, तभी मेरे लगन एवं सीखने के स्तर को देखते हुए मुझे अगली कक्षा में भेज दिया गया। लेकिन इसी बीच मेरे पिता को यह महसूस हुआ कि अपने मित्रों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उन्होंने मेरा दाखिला ग्रामर स्कूल में करा तो दिया, लेकिन वे आगे की महंगी महाविद्यालयी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने मुझे ग्रामर स्कूल से निकालकर स्कूल फॉर राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स में भेज दिया। मुझे जॉर्ज ब्राउनेल की शागिर्दगी में रखा गया। उनके निर्देशन में लेखन में तो मैंने काफ़ी सुधार किया, किंतु अंकगणित में सफलता हासिल नहीं कर सका। 10 वर्ष की उम्र में मेरे पिता ने उनके चर्बी व्यवसाय में मदद करने के लिए मुझे घर बुला लिया। यह व्यवसाय मेरे पिता ने बगैर किसी पूर्व प्रशिक्षण के न्यू इंग्लैंड में बसने के पश्चात शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने पाया कि अपने रंगरेज के काम से वे परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकेंगे। अतः मैं उनके काम की विभिन्न प्रक्रियाओं में उनकी मदद करने लगा। मुझे यह व्यवसाय बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा रुझान समुद्री यात्रा में ज़्यादा था, लेकिन मेरे पिताजी इसके खिलाफ थे। किंतु तालाब के नज़दीक होने की वजह से मैं जल्द ही तैरना सीख गया और नावों का इंतजाम करना भी सीख लिया। अपने मित्रों के साथ नौका चालन के दौरान उनका लीडर मैं ही हुआ करता था। खासकर किसी परेशानी के समय कभी कभी तो मैं खुद ही अपनी होशियारी का प्रदर्शन करते हुए उन्हें मुसीबत में डाल दिया करता। ऐसा ही एक उदाहरण मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो मेरी प्रारंभिक जन भावनाओं को दर्शाता है। हालांकि तब यह उचित ढंग से व्यवहार में नहीं लाई गई। कारखाने में लगे तालाब का एक भाग कीचड़ युक्त था। यहाँ जब भी पानी ज़्यादा होता तो हम किनारे पर खड़े होकर मछली पकड़ा करते थे। मैंने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम वहाँ एक घाट बनाएं,
जिससे हम आसानी से खड़े रह सकें, क्योंकि कीचड़ में हमारे पैर धंस जाते हैं। मैंने अपने साथियों को पास ही पड़े पत्थरों के ढेर को दिखाया, जिन्हें वहीं नज़दीक में किसी निर्माण कार्य के लिए लाया गया था और जो हमारे घाट निर्माण के काम भी आ सकता था। शाम को जब मजदूर, मिस्त्री इत्यादि काम करके लौट गए, तब योजना के मुताबिक मैं अपने मित्र मंडली के साथ वहां पहुंचा। हमने काफ़ी मेहनत और लगन के साथ पत्थरों को उठाकर कीचड़ युक्त भाग में रखना शुरू किया। कभी कभी एक भारी पत्थर को 2 या 3 लोगों की मदद से उठाना पड़ता था। देखते ही देखते हमने सारे पत्थर ठोकर ढोकर इकट्ठे कर दिए और अपना छोटा सा घाट तैयार कर लिया। दूसरे दिन कामगार वहां पहुंचे तो पत्थरों के ढेर को वहां न पाकर हर कीचड़ में उनसे बने घाट को देखकर हैरान रह गए। इसकी पड़ताल शुरू हुई और हम पकड़े गए। हर किसी के पिता से उसकी शिकायत की गई। हम में से तो कई लड़कों के पिताओं ने इस कार्य को सही ठहराया। हालांकि मैंने भी अपने पिता को इस घाट की उपयोगिता की दलील दी, लेकिन उन्होंने यह कहकर मेरी बात नकार दी कि कोई भी काम जिसमें ईमानदारी नहीं वह उपयोगी नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि आप उनके व्यक्तित्व और चरित्र के विषय में जानना चाहेंगे। वे काफ़ी सुडौल शरीर वाले, मध्यम कदकाठी के ताकतवर व्यक्ति थे। वे प्रतिभावान थे। उन्हें चित्रकारी आती थी। संगीत में भी थोड़ा रुझान था। वे काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त वायलिन बजाकर गीत गाया करते थे, जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता था। उनमें यंत्रों का प्रयोग करने के भी गुण थे। कभी कभी वे दूसरे व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों का बड़ी कुशलता से प्रयोग किया करते। बौद्धिक विषयों में उनकी समझ एवं निर्णय बड़े सराहनीय होते थे, चाहे वे निजी जीवन से संबंधित हो या सार्वजनिक जीवन से। हालांकि सार्वजनिक जीवन में चाहकर भी वे इस लहजे से अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, क्योंकि परिवार में कई लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी एवं परिस्थितियों की प्रतिकूलता की वजह से वे हमेशा अपने व्यवसाय में ही जुटे रहते थे। लेकिन मुझे याद है कि उनके पास प्रायः अनेक गण्यमान्य व्यक्ति आकर कस्बे एवं चर्च से संबंधित मामलों में उनसे विचार विमर्श करते। उनके द्वारा दी गई उनकी सलाह एवं निर्णय के प्रति वे आदर का भाव भी रखते थे। लोग अपने निजी या घरेलू मामले में भी उनसे सलाह लेते और विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता कराते थे। अपनी बैठक कक्ष में वे जब तब किसी समझदार मित्र या पड़ोसी के साथ बैठकर चर्चा किया करते। चर्चा के दौरान सामान्यतः वे ऐसे अच्छे मुद्दों को छेड़ते जिनसे उनके बच्चे के मनोमस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़े। इनके माध्यम से वे हमारा ध्यान उन बातों की ओर खींचते जो जीवन में अच्छी, उचित और विवेकपूर्ण है। तुच्छताओं पर तो उनका कभी भी ध्यान नहीं जाता था, जैसे टेबल पर क्या परोसा हुआ है, किसी के कपड़े कैसे हैं, या वे मौसम के मुताबिक है या नहीं, किसी व्यंजन का स्वाद अच्छा या खराब है, कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बेहतर या घटिया है इत्यादि। इसके परिणाम स्वरूप मैं भी इन तुच्छताओं को नज़रअंदाज करते हुए बढ़ा पला। आज भी खाने पीने में नुक्ता चीनी करना मेरी आदत नहीं है। मुझे तो खाने के कुछ घंटे बाद भी याद नहीं रहता कि मैंने भोजन में क्या खाया था। इस आदत से मुझे अपनी यात्रा के दौरान काफ़ी राहत मिलती रही है, क्योंकि मुझे कुछ मित्र इस दौरान उनकी पसंदीदा स्वाद की चीज़ें उपलब्ध या तैयार न हो पाने के कारण काफ़ी दुखी एवं परेशान हो जाते हैं। मेरी माँ की कदकाठी भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने सभी बच्चे को अपना दूध पिलाया। मैंने अपने माता पिता को कभी बीमार नहीं देखा। पिता का देहावसान 89 वर्ष की आयु में हुआ और माँ का 85 वर्ष की आयु में। दोनों को बोस्टन में ही एक दूसरे के बाजू में दफनाया गया, जहाँ मैंने संगमरमर की एक शिला निम्न उत्कीर्ण लेख के साथ स्थापित की। जोशिया फ्रैंकलिन और उनकी पत्नी यहाँ दफन है। उन्होंने 55 वर्षों तक सुखमय दाम्पत्य जीवन का साथ रहकर निर्वाह किया। बिना किसी जागीर या कोई बड़े लाभ वाले व्यवसाय के उन्होंने आराम से एक बड़े परिवार का भरण पोषण किया तथा 13 संतानों एवं 7 पोते पोतियों को प्रतिष्ठापूर्वक पाल पोस कर बड़ा किया। इस उदाहरण से पाठकगण अपने में परिश्रम साधक बने एवं ईश्वर पर अविश्वास भी न करे। वे एक धार्मिक एवं विवेकशील व्यक्ति थे और वे माँ एक विनम्र एवं गुणी महिला थी। उनका सबसे छोटा पुत्र अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य भाव से यह शिला यहाँ स्थापित करता है। अपने विषय में बहकर
दूसरी बातें करने की अपनी आदत से लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पहले मैं ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से लिखा करता था, लेकिन निजी तौर पर साथ निभाने के लिए कोई सार्वजनिक नृत्य समारोह की तरह वस्त्र धारण तो नहीं करता। पुनः विषय पर लौटता हूँ। मैं लगातार 2 वर्षों तक 12 वर्ष की उम्र तक अपने पिता के व्यवसाय में लगा रहा। इस बीच मेरा बड़ा भाई जॉन, जो इसी व्यवसाय में प्रशिक्षित था, पिता से अलग हो गया। उसने शादी कर ली और अन्यंत्र अपना काम जमा लिया। अब लगभग यह तय था कि मैं उनकी जगह लूँगा और एक चर्बी व्यवसायी ही बनूंगा, लेकिन इस व्यवसाय के प्रति मेरी नापसंदगी बनी रही। यह देखकर मेरे पिता आशंकित होने लगे कि यदि वे मेरी पसंद का कोई उचित विकल्प नहीं तलाशते हैं तो मैं भी भागकर उनके बेटे जोशिए की तरह समुद्री जहाज पर काम करने लगूंगा। इसीलिए वे मुझे कभी कभी साथ में टहलाने ले जाते और विभिन्न व्यवसायों के स्थानों पर ले जाकर मेरा रुझान जानने की कोशिश करते। तभी से मुझे कुशल कामगारों को उनके औजार चलाते देखकर खुशी होती रही है। यह मेरे लिए भी उपयोगी साबित हुआ है, क्योंकि किसी कामगार के उपलब्ध न होने पर घर के छोटे मोटे काम में स्वयं कर लेता हूँ और अपने प्रयोगों के लिए छोटी मोटी मशीनें तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि आविष्कार करने का इरादा मेरे मन में लहरें ले रहा था। अंततः मेरे पिता को छुरी, चम्मच, कांटे, कटलर बनाने का व्यवसाय मेरे लिए पसंद आया। बेंजामिन अंकल का बेटा शैमुअल लंदन में इस व्यवसाय में प्रशिक्षित होकर बोस्टन में अपना काम स्थापित कर चुका था। मुझे उसके पास भेज दिया गया, लेकिन वह मुझसे प्रशिक्षु शुल्क की मांग करने लगा, जिससे मेरे पिता नाराज हो गए और मुझे घर वापस बुला लिया। बचपन से ही मुझे पढ़ने का इतना शौक था कि जो थोड़े पैसे मुझे मिलते मैं उन्हें पुस्तक खरीदने में खर्च कर दिया करता। पिलग्रिम प्रोग्रेस पढ़कर प्रभावित होने के बाद मैंने जॉन बनियन की कृतियों के अलग अलग छोटे संस्करणों को अपने प्रथम संग्रह में के तौर पर खरीदा। बाद में मैंने उन्हें बेचकर आर बर्टन कृत हिस्टोरिकल कलेक्शन खरीदा। ये छोटी आकार की तथा सस्ती किताबें थी। मेरे पिता की लाइब्रेरी में मुख्यतः धार्मिक पुस्तकें थी, जिसमें अधिकतर मैंने पढ़ी। मुझे तभी से इस बात का काफ़ी दुख रहा कि ज्ञान की इतनी प्यास होने के बाद भी ज़्यादा उपयुक्त पुस्तकें मेरे हाथ नहीं लगी, क्योंकि तब तक यह तय हो चुका था कि मुझे चर्च में पादरी नहीं बनना था। प्लूटार्च लाइन्स पढ़कर मुझे काफ़ी संतुष्टि हुई और आज भी मुझे लगता है कि इस पुस्तक को पढ़कर मैंने समय का लाभदायक प्रयोग किया। उनकी लाइब्रेरी में डीफो द्वारा लिखित ऐसे ऑन प्रोजेक्ट्स और डॉक्टर मदर कृत एसेट्स टू डू गुड भी उपलब्ध थी, जिन्हें पढ़कर मेरे विचारों में नया मोड़ आया और आगे चलकर मेरे जीवन की कई घटनाओं पर इनका असर रहा। पुस्तकों की ओर यह रुझान देखकर मेरे पिता ने मुझे मुद्रक बनाने का निश्चय किया। हालांकि मेरा एक भाई जेम्स पहले से ही उस कारोबार में संलग्न था। सन 1717 में मेरा भाई जेम्स बोस्टन में प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय स्थापित करने के लिए लंदन से लौट आया। यह जानकर मुझे शायद अपने पिता से भी ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझ में समुद्री जहाज में काम करने की आकांक्षा अभी भी बरकरार थी। इस रुझान से आशंकित मेरे पिता शीघ्र ही मुझे मेरे भाई के साथ काम में संलग्न करने के लिए अधीर थे। कुछ समय तक तो मैं अड़ा रहा, लेकिन आखिर में मुझे मना लिया गया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में मैंने प्रशिक्षु के इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। इस इकरारनामे के मुताबिक मुझे 21 वर्ष की उम्र तक प्रशिक्षु के रूप में काम करना था। थोड़े ही समय में इस व्यवसाय से मैंने अच्छी तरक्की कर ली और अपने भाई का दायां हाथ बन गया। अब मुझे बेहतर पुस्तकें पढ़ने को मिला करती थी। मेरे एक परिचित पुस्तक विक्रेता के प्रशिक्षु ने से मुझे अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाया करती थी, जिन्हें मैं जल्द ही और साफ सुथरी हालत में पढ़कर लौटा दिया करता। जब कोई पुस्तक मुझे पढ़ने के लिए यदि शाम को मिला करती तो प्रायः देर रात तक मैं उसे पढ़ता रहता, ताकि दूसरे दिन सुबह उसे लौटा सकूं। कुछ समय पश्चात मैथ्यू एडम्स नाम की एक व्यापारी, जो प्रायः हमारे प्रिंटिंग प्रेस में आया करते थे, का ध्यान मेरी पढ़ने की प्रवृत्ति की ओर सहसा खींचा।
उन्होंने मुझे अपनी लाइब्रेरी में आमंत्रित किया और कुछ अच्छी पुस्तकें जिन्हें मैंने पसंद किया था मुझे पढ़ने के लिए दी। अब वो कविताओं में मुझे रस आने लग गया। मैंने स्वयं कुछ छोटी मोटी कविताएं लिखी। मेरे भाई ने भी इसे अपने व्यवसाय के फायदे का काम समझकर मुझे प्रोत्साहित किया और कभी कभार गाथा गीत बैलेंस लिखने को कहा करते। जो गाथा गीत में लिखे उनमें से एक था द लाइट हाउस ट्रेजेडी, जो कि कैप्टन वर्दी लेक एवं उनकी दो बेटियों के डूबने की कहानी पर आधारित थी। इनके मुद्रित हो जाने के बाद मेरे भाई ने मुझे कस्बे में घूम घूम कर इन्हें बेचने के लिए कहा। इनके बिकने के बाद तो मेरा आत्मदम्भ बढ़ने सा लगा, लेकिन मेरे पिता ने मेरे बेचने की शैली का उपहास करते हुए मुझे निरुत्साहित कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कविता लिखने वाले सामान्यतः भिखारी ही रहते हैं, इसलिए मैंने कवि बनने का विचार मन से निकाल दिया। लेकिन गद्य लेखन मेरे जीवन के दौर में काफ़ी अहम और मेरी उन्नति का प्रमुख साधन रहा। कस्बे में एक और लड़का था जिसकी पुस्तकें में रुचि थी। उसका नाम जॉन कॉलिंस था। उससे मेरा घनिष्ठ परिचय हो गया। हम में कभी कभी विवाद भी हो जाया करता था। हमें तर्क वितर्क करने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन यह आदत धीरे धीरे एक दूसरे को नीचा दिखाने की बुरी आदत में बदलने लग जाती है और लोग एक दूसरे से कटने से लगते हैं। इसके अलावा इससे बातचीत का माहौल भी खराब होता है और जहाँ दोस्ती की संभावना रहती है वहाँ दुश्मनी पैदा हो सकती है। यह बात मुझे अपने पिता की धार्मिक विवादों पर आधारित पुस्तकों को पढ़ने से मालूम हुई थी। तभी से मैंने पाया कि स्वस्थ मानसिकता के लिए लोग इसमें नहीं उलझते। एक बार काउंसिल और मेरे बीच महिलाओं की शिक्षा के विषय पर बहस छिड़ गई। उनका मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करना उचित नहीं है क्योंकि प्राकृतिक तौर पर वे इसके लिए पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती। मैंने इसका विरोध किया, जो कुछ हद तक शायद विवाद के उद्देश्य से था। वह स्वाभाविक रूप से मुझसे ज़्यादा वाक्पटु था और तत्काल उसके पास उत्तर तैयार रहते थे। और जैसा कि मुझे महसूस होता था कि कभी कभी तो वह अपने तर्क की अपेक्षा शब्दों के अत्यधिक प्रयोग से मुझ पर हावी हो जाता था। किसी निष्कर्ष पर पहुँचे बिना हम वहाँ से चल दिए और कुछ समय तक एक दूसरे से नहीं मिले। मैंने अपने तर्कों को एक कागज़ पर लिखा और उसे भेज दिया। उसने उसका जवाब भेजा और मैंने पुनः उसके जवाब के प्रत्युत्तर में पत्र लिखा। इस तरह से 3 या 4 पत्र दोनों पक्षों से एक दूसरे को लिखे गए। इसी बीच मेरे लिखे पत्र के रफ पेपर मेरे पिता के हाथ लग गए और उन्होंने उसे पढ़ा। इस विषय पर तर्क वितर्क करने के बदले उन्होंने मेरे लिखने के तरीके के बारे में बात करने के लिए समय निकाला। उन्होंने पाया कि वर्तनी और ध्यान आकर्षित करने के मामले में तो मैं अपने मित्र से 20 था, जो प्रिंटिंग प्रेस में मेरे काम करने के कारण था, लेकिन मुझ में अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता एवं स्पष्टता की कमी थी, जिसे उन्होंने मेरे लेखन में कई उदाहरण देकर मुझे आश्वस्त भी किया। मुझे उनकी टिप्पणी में सच्चाई नजर आई और तभी से मैं लेखन शैली के प्रति ज़्यादा एकाग्र हो गया। मैंने तय किया कि मैं स्वयं को इसे सुधारने का प्रयत्न करूंगा। लगभग इसी समय मुझे द स्पेक्टेटर नामक एक अजीब ग्रंथ मिला। यह तीसरा ग्रंथ था। इसके पहले इनमें से कोई भी ग्रंथ मैंने नहीं देखा था। मैंने उसे खरीदा और बार बार उसे पढ़कर मुझे बहुत आनंद आया। खासकर उसकी लेखन शैली मुझे बहुत पसंद आई और मेरी इच्छा इसका अनुकरण करने की हुई। इसी विचार से मैंने कुछ पेपर लिए और प्रत्येक वाक्य में अभिव्यक्त भाव से ये संक्षिप्त संकेत तैयार कर लिए। कुछ दिनों बाद उन्हीं संकेतों के आधार पर मौलिक वाक्यों को देखे बिना विस्तार से प्रत्येक सांकेतिक भाव को व्यक्त करते हुए तथा उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए फिर मैंने उतने ही पृष्ठों को पूरा करने का प्रयास किया जिनके मैंने संकेत तैयार किए थे। तब मेरे स्वयं के लेख की मौलिक लेख के से तुलना करने पर मुझे अपनी कुछ कमियां नजर आई जिन्हें मैंने सुधारा, लेकिन मुझे पता चला कि मुझ में उचित शब्दों और उन्हें याद करके प्रयोग करने की तत्परता में कमी थी। तभी मैंने महसूस किया कि यदि मैं कविताएं लिखना जारी रखता तो यह कमी काफ़ी पहले दूर हो गई होती, क्योंकि तब मुझे विभिन्न अर्थ एवं आकार वाले उपयुक्त शब्दों का चयन करके उन्हें प्रयोग करना पड़ता। इसीलिए मैंने कुछ कहानियाँ चुनी और उन्हें काव्य शैली में ढालने लगा। ऐसा करते हुए मैं गद्य लेखन को बिल्कुल भूल गया था। अब पुनः उसे
प्रारंभ कर दिया। कभी कभी मैं अपनी संकेतों के संग्रह को गड़बड़ कर देता और कुछ सप्ताह के पश्चात पूर्ण वाक्य बनाने तथा पूरी तरह लिखने के पहले उन्हें सही क्रम में रखने का प्रयास किया करता। ऐसा मैं विचारों की अभिव्यक्ति व्यवस्थित रूप से रखने की कला सीखने के लिए किया करता था। बाद में अपनी कृति के साथ तुलनात्मक अध्ययन से मेरी कई खामियां नजर आती, जिन्हें मैं सुधार लिया करता। इस तरह सौभाग्यवश मैं अपने लिखने का तरीका या भाषा सुधारने में सफल रहा। इससे मुझे यह भी प्रोत्साहन मिला कि आने वाले समय में मैं संभवतः एक बर्दाश्त करने योग्य अंग्रेजी लेखक बन सकूंगा, जिसकी महत्वाकांक्षा मुझे बहुत ज़्यादा थी। ऐसे अभ्यास के लिए मैं सामान्यतः काम से निवृत्त होकर रात का या काम शुरू होने से पहले दोपहर का समय चुना करता, या फिर रविवार जब युक्ति भिराकर मैं मुद्रणालय में अकेला रहता। इस तरह रविवार को संभवतः सामूहिक प्रार्थना में मैं अपनी उपस्थिति टाल दिया करता, जिसके लिए बचपन से मेरे पिता बहुत जोर दिया करते थे। हालांकि अभी भी यह मुझे अपना कर्तव्य महसूस होता था, किंतु मुझे लगता था कि मैं शायद इसके लिए